हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिस्कशन करी थी। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। आप वहां से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिबेंचर्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। उसके बाद हम बात करेंगे जो डिबेंचर्स होते हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं। और फिर बात करेंगे कि इनको इशू करने के लिए जो जर्नल एंट्रीज की जाती हैं वो कैसे की जाती हैं। अगर इनको एट पार इशू करते हैं, अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं या अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं। और एंड में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिबेंचर्स जो है वो होते क्या हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए स्लाइड्स एक बार देख लेते हैं। अ कंपनी रेजेज इट्स कैपिटल बाय मींस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो हमने पिछली कुछ वीडियोस में क्या देखा कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल कैसे रेज करती है, बाय इशूइंग शेयर्स। ठीक है, बट द फंड्स रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स आर सेल्डम एडिक्वेट टू मीट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ कंपनी। अब हम जो शेयर कैपिटल के थ्रू फंड्स रेज करते हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं हो पाते जितना उस कंपनी को लॉन्ग टर्म में अपनी एक्सपेंशन की नीड्स के लिए चाहिए होते हैं। हेंस मोस्ट कंपनीज टर्न टू रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स थ्रू डेट। तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू तो हम लेते ही लेते हैं, प्लस कंपनीज क्या करती है, डेट की तरफ चल पड़ती है कि हम थोड़ा सा लोन ले लेते हैं जो थोड़े से कंपैरेटिवली लॉन्गर टर्म के होंगे, जो हमें बिजनेस में लॉन्ग टर्म फंड्स लाने में हेल्प करेंगे। Debenture is a written instrument acknowledging a debt अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। अब डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिटर्न। ठीक है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके ऊपर क्या लिखा होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि कंपनी एक्नॉलेज करती है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट हमने कुछ रुपीस या कुछ अमाउंट जनरेट करी है और वो अमाउंट हम उनको वापस करेंगे जिससे भी हमने ये डिबेंचर इशू करके अमाउंट लिए है। तो जैसे सपोज आप एफडी लेते हैं बैंक में। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो उसके लिए हम एफडी की एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप बैंक में एफडी बनाते हैं। एफडी बनाने का मतलब क्या हुआ, बैंक जो है आपको एक एफडी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, उसके बदले में आप जो पैसे हैं वो बैंक को दे रहे हैं, तो बैंक को पैसे मिल जाते हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये डिबेंचर्स काम में आते हैं। कंपनी क्या करती है, कंपनी डिबेंचर्स बनाती है और लोगों को दे देती है, उसके बदले में ये उसके डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, होल्डर जो होते हैं डिबेंचर जिनको वो इशू कर रही है, ये उनको पैसे दे देते हैं तो कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं। अब सपोज कीजिए ये 10 ईयर का डिबेंचर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी इस पैसे को 10 साल तक यूज करेगी और 10 साल के बाद ये पैसा वापस कर देगी और ये जो डिबेंचर इसको इशू हुआ था वो कंपनी को वापस कर देगा। तो कंपनी डिबेंचर्स को कैंसिल करके पैसे रिफंड कर देगी। इन बिटवीन अब आप सोचोगे कि उसको क्या फ़ायदा हुआ, उसने तो जितने पैसे दिए उतने पैसे ले लिए। तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिबेंचर्स में क्या होता है, हर साल या हर 6 महीने में कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करती है। मतलब जितना एक डिबेंचर पे उसने पैसा दिया है उस पे डिबेंचर्स पे कंपनी कुछ परसेंटेज की फॉर्म में इंटरेस्ट पे करती रहती है हर साल। तो इस तरह से ये जो इन्वेस्टर है, जो डिबेंचर होल्डर है, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जैसे एफडी होती है। अब आप अपने आप को एक इन्वेस्टर की तरह सोचिए कि आपके पास दो चॉइस है, आप चाहें तो बैंक की एफडी में लगा सकते हैं, आप चाहो तो कंपनी के इन डिबेंचर्स में पैसे लगा सकते हैं। इस तरह से ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है डिबेंचर जिसके थ्रू कंपनी पैसे ले लेती है और उसको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेच्योरिटी के टाइम पे वापस कर देती है पैसे। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड और एट इंटरवल्स और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट at a fixed rate payable usually either half yearly or yearly on fixed dates। अब ये जो लाइन है, ये सारे जो अभी हमने डिस्कस करी उसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है। देखिए, इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो अभी हमने क्या बात करी, मान लीजिए डिबेंचर हमने 100 रुपी का एक इशू किया,
तो अगर हमने डिबेंचर 100 रुपये का इशू किया, इसका मतलब हमने ये डेट ले लिया है 100 रुपये का, जिसको भी सपोज हमने ए को इशू किया है ये डिबेंचर, तो ए को हमने 100 रुपीज़ का डेट इशू किया है, उसके अगेंस्ट 100 रुपीज़ हमने अपने अकाउंट में डाल दिए हैं, हमारे बैंक अकाउंट में आ गए हैं। तो हम क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं, इसके डिबेंचर्स पे क्या लिखा होगा कि मैं ये 100 रुपये जो ले रहा हूँ ए से, उसको सपोज 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देता रहूंगा और आफ्टर 10 ईयर्स मैं इसके 100 रुपीज़ वापस कर दूंगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो एक तो वो जो 100 रुपये लिया है वो तो वापस करना ही करना है आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड और एट इंटरवल्स। ये भी हो सकता है कि हम 100 का 100 10 ईयर्स के बाद दें, ये भी हो सकता है कि हम उसको कहें कि हम आपको 50 रुपीज़ 5 ईयर्स के बाद और बैलेंस 50 रुपीज़ 5 ईयर्स के बाद देंगे, या ये भी हो सकता है कि हम उसको कहें हर साल हम 10 रुपीज़ आपको देते रहेंगे। तो ये कोई भी टर्म्स हो सकती है, और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। और कई बार हम इस तरह के डिबेंचर्स भी इशू करते हैं जिसमें कंपनी की चॉइस होती है कि जब वो चाहे, जब उसके पास फंड्स सफिशिएंट हो तो वो चाहे तो वापस कर सकती है, तो वो भी हो सकता है। एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट पेबल यूजुअली हाफ ईयरली और ईयरली। ये तो प्रिंसिपल की बात होगी, और जो हमने डिस्कस किया कि कंपनीज इंटरेस्ट भी पे करती है, तो अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे पे होगा, फिक्स्ड रेट पे पेबल होगा, यूजुअली आइदर हाफ ईयरली और ईयरली। तो एक फिक्स डेट डिफाइन कर दी जाती है, या तो 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद जो उसका इंटरेस्ट बनता है फेस वैल्यू के ऊपर वो उनको मिलता रहता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ डिबेंचर्स वर्क। द टर्म डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो जनरली हम डिबेंचर्स या बॉन्ड्स दो तरह के वर्ड यूज करते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सिर्फ बॉन्ड्स इशू करती थी, बॉन्ड्स भी इसी तरह से चलते हैं, गवर्नमेंट इशू करती थी इंस्ट्रूमेंट, उसके बदले में अपने जो सिटीजन्स हैं जो ये बॉन्ड्स खरीदते हैं उनको इंटरेस्ट पे करती थी, और वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते थे जैसे 10 ईयर 20 ईयर 50 ईयर बॉन्ड्स। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। तो आजकल ये सेम चीज़ कंपनीज भी कर रही हैं, तो आजकल कंपनीज भी बॉन्ड इशू करती हैं और डिबेंचर्स भी इशू करती हैं। तो इसीलिए डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आजकल एक ही तरह से यूज़ किया जाता है टर्म को। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो डिबेंचर्स हैं ये शेयर्स से कैसे डिफरेंट हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी की ओनरशिप ली होती है। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो तो सिर्फ एक लोन एक तरह से दिया हुआ है, तो डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दो दे हैव गिवन द मनी फॉर लॉन्ग टर्म टू द कंपनी। ठीक है, तो पहला बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है, शेयर होल्डर जो होते हैं वो मालिक होते हैं, उनका शेयर जितना होता है उतना रिप्रेजेंट करता है उनकी ओनरशिप इन द कंपनी, और डिबेंचर होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के लिए। अब बात आती है रिटर्न। तो जो शेयर्स होती हैं उस पर कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं होती है, क्योंकि शेयर जो है वो तो ओनरशिप है, तो ओनरशिप है तो इसका मतलब ये हुआ उस पर कोई फिक्स रिटर्न नहीं हो सकती, जो भी कंपनी कमाएगी, ठीक है, और जितना कमाएगी उस हिसाब से वो लोग अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी। तो अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं होते हैं, कम होते हैं, तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो जो प्रॉफिट्स होते हैं, रिटर्न जो होती है वो शेयर्स के केस में डिविडेंड की फॉर्म में मिलती है। कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो कुछ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है। और डिबेंचर्स के केस में जैसे हमने डिस्कस किया, जो रिटर्न होती है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में रिसीव होती है, तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, और जनरली ये इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो मतलब डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, डिबेंचर होल्डर्स को ये इंटरेस्ट हर इंटरवल पे मिलना ही मिलना है, चाहे वो 6 मंथ्स पे मिलना है चाहे 1 ईयर पे मिलना है, लेकिन ये मिलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं रीपेमेंट की। तो रीपेमेंट कैसे होती है, तो जब शेयर्स के केस में हम क्या करते हैं, शेयर्स के केस में जनरली ये लाइफ टाइम के लिए इशू होती है जनरली, हालांकि प्रोविजंस होते हैं बाई बैक के, तो कंपनी चाहे तो बाई बैक करके अपनी वो शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, लोगों से खरीद सकती है वापस, लेकिन जनरली ये लाइफ टाइम के लिए इशू होते हैं, ये इसकी कोई रीपेमेंट नहीं होती। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं नॉर्मली उनकी एक टेन्योर होता है, एक टर्म होती है जिसके बाद उनको वापस कर दिया जाता है। हालांकि इररिडीमेबल डिबेंचर्स भी इशू होते हैं, मतलब ऐसे डिबेंचर्स जो हमेशा बने रहेंगे, तो उन डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा हमेशा, लेकिन वो पहले इशू हुआ करते थे, आजकल वो नहीं इशू होते हैं। ठीक है, तो रीपेमेंट भी अब आपको क्लियर हो गया कि शेयर्स के केस में रीपेमेंट जनरली नहीं होती है, डिबेंचर्स के केस में
रीपेमेंट होती है, उनका एक फिक्स टेन्योर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ वोटिंग राइट्स। अब शेयर होल्डर्स के केस में ऑब्वियसली वो मालिक हैं तो उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वेयर एज जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो तो क्रेडिटर्स हैं, और क्रेडिटर्स को नॉर्मली हम वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स के पास जनरली वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं और शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सिक्योरिटी। अब शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि कोई सेफ्टी अपनी इन्वेस्टमेंट की। तो शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगा रखा है कंपनी में वो अनसिक्योर्ड ही रहता है, क्योंकि वो कंपनी जितना कमाती रहती है उतना वो उसको देती रहती है। लेकिन अगर किसी वजह से कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है या कंपनी को बंद करने की सिचुएशन आती है और कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं हैं कि वो रीपे कर सके अपने सारे क्रेडिटर्स को, तो उस केस में शेयर होल्डर जो है वो पूरा लॉस ले सकते हैं। बट जनरली जैसे हमने डिस्कस किया था कंपनीज के केस में, इनका शेयर होल्डर्स का जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। मैक्सिमम ये कितना लूज कर सकते हैं, जितना ही उसकी पैसे उन्होंने टोटल इस कंपनी को देने थे। मतलब जो फेस वैल्यू है प्लस अगर कोई प्रीमियम पे किया है कंपनी को, तो मैक्सिमम इतना ही लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनका ये जो पैसा लगा हुआ है इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है एसेट्स की। वेयर एज डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, जनरली ये सिक्योर्ड होते हैं। तो डिबेंचर्स होल्डर्स जनरली चार्ज होता है इनका एसेट्स के ऊपर। चार्ज होने का मतलब ये होता है कि जो एसेट्स होते हैं जब उनको सेल किया जाता है तो उनको पहले डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है, या उन एसेट से जितना भी पैसा आएगा वो उनके ऊपर पहला राइट डिबेंचर होल्डर्स का होता है। वो चार्ज फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, वो आने वाली क्लासेस में हम कभी डिस्कस करेंगे। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट की बारी, विच इज़ कन्वर्टेबिलिटी। तो जो शेयर्स होते हैं वो ऑलरेडी कन्वर्टेड होते हैं, मतलब शेयर्स जो हैं शेयर्स ही होते हैं, वो डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। वेयर एज डिबेंचर्स जो होते हैं वो कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। कन्वर्टेबल का मतलब है डिबेंचर्स को कैंसिल करके इनकी जगह पे शेयर्स इशू करना। तो जो शेयर्स हैं वो तो ऑलरेडी शेयर्स हैं, उनको आप कैंसिल करके डिबेंचर्स की फॉर्म में इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स को कैंसिल करके उसकी जगह आप शेयर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये सारा डिफरेंस जो है शेयर्स का और डिबेंचर्स का ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं, क्या किस किस तरह के डिबेंचर्स इशू होते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, एक होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। चार्ज का मैंने मतलब आपको समझा ही दिया है। तो फिक्स चार्ज भी हो सकता है, फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स माने जाते हैं। अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स नहीं है, यानी वो अगर अनसिक्योर्ड है, तो इसका मतलब है उनका किसी भी एसेट के ऊपर जनरल चार्ज नहीं है, मतलब वो एक जनरल क्रेडिटर्स की तरह है। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट मनी होगी अपने क्रेडिटर्स को पे करने की, तो अलॉन्ग विद अदर क्रेडिटर्स वो इनको भी पेमेंट करेंगे। अगर कम होगी तो प्रोपोर्शनेटली इनकी पेमेंट होगी। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब बात करते हैं टेन्योर के बेसिस पे, टाइम फ्रेम के बेसिस पे। तो जो डिबेंचर्स होते हैं या तो रिडीमेबल हो सकते हैं या इररिडीमेबल हो सकते हैं। रिडीमेबल का मतलब हो गया वो डिबेंचर्स जिनको रिडीम किया जा सकता है, मतलब जो एक टाइम के बाद कैंसिल हो जाते हैं। तो जनरली आजकल रिडीमेबल डिबेंचर्स ही इशू होते हैं। इररिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब है कि इन डिबेंचर्स को आप रिडीम नहीं कर सकते, इनको रीपे नहीं कर सकते या कैंसिल नहीं कर सकते, और डिबेंचर होल्डर्स को रेगुलर इंटरवल्स पे सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है टिल द टाइम द कंपनी एग्जिस्ट। कंपनी जब खत्म हो जाएगी या कंपनी को जब हम वाइंड अप करेंगे तब ही इन डिबेंचर्स को कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो डिबेंचर्स दोनों तरह के हो सकते हैं। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब ये होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम इन डिबेंचर्स को कैंसिल करके इसके बदले में शेयर्स इशू हो जाते हैं। तो ये जो शेयर इशू लेके आते हैं, मतलब जो डिबेंचर्स के लिए इशू लेके आते हैं, उसी में ये चीज़ मैंशनड होती है कि ये डिबेंचर्स जो हैं वो कन्वर्टिबल हैं या नहीं है। तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब यह है कि ये नॉर्मल डिबेंचर्स हैं जो कि एक टाइम के बाद इनको रीपे करना पड़ेगा या ये रिडीम हो जाएंगे और ये कन्वर्ट नहीं होंगे इक्विटी शेयर्स में। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है कूपन रेट के ऊपर। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो कूपन रेट का बेसिकली मतलब है कि कितना इंटरेस्ट हम देते हैं डिबेंचर्स के ऊपर। तो इस केस में दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट वाला डिबेंचर, मतलब डिबेंचर्स पे रेट डिफाइन है, जैसे 7% डिबेंचर, 10% डिबेंचर्स। इसका मतलब है हर साल इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा या 7% इंटरेस्ट मिलेगा।
जो जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स होते हैं उनका मतलब है इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी। तो अब आप सोचोगे कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी तो फिर जितना लेंगे उतना ही वापस लेंगे, तो इनको फायदा क्या होगा? तो जनरली जीरो कूपन बॉन्ड्स डिफरेंट तरीके से चलता है। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी वर्ड यूज किया जाता है अगर हम बॉन्ड्स देते हैं तो उसमें क्या करता है, 100 रुपए की चीज को जैसे सपोज हमने 80 रुपीज में इशू कर दिया और जब रीपे करेंगे तो 100 रुपए ही वापस करेंगे। तो बीच का जो 20 रुपए का डिफरेंस है बेसिकली वो एक तरह से आपकी जो हर साल आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स होनी होती है उसका सब्सटीट्यूट है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है रजिस्ट्रेशन के बेस पे। रजिस्ट्रेशन का मतलब है या तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स या बेयरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब वो है जो कंपनीज के रिकॉर्ड्स में प्रॉपरली रजिस्टर होते हैं, कंपनी को पता होता है कि हमारे डिबेंचर होल्डर्स कौन है और उनको कूपन पेमेंट्स की जाती हैं। जो बियरर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो बियरर डिबेंचर्स होते हैं उस पर कंपनी नोट नहीं करती है कि वो डिबेंचर होल्डर्स कौन है। वो क्या करती है, वो सिर्फ उनके साथ एक कूपन लगा देती है डिबेंचर्स के साथ। तो हर टाइम फ्रेम पे जब इंटरेस्ट डिमांड करना होता है, जो भी ये कूपन भर के कंपनी के पास भेजता है उसको इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है और जो फाइनली डिबेंचर भेजता है कंपनी के पास उसको पेमेंट कर दी जाती है डिबेंचर की। तो इस तरह के डिबेंचर्स को हम बेयरर डिबेंचर्स कहते हैं। तो आई होप अब आपको डिबेंचर्स की टाइप्स के ऊपर भी क्लैरिटी अच्छे से आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये इशू कैसे किए जाते हैं। जैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उनकी प्रोसेस जो होती है उसी तरह क्या डिबेंचर्स की प्रोसेस सेम है या डिफरेंट है? द प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इज द सेम एज दैट फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। तो जो हमने इशू ऑफ शेयर्स के अंदर प्रोसेस पढ़ी थी सेम वही प्रोसेस होती है इशू ऑफ डिबेंचर्स में। तो जैसे हम इशू ऑफ शेयर्स में एक इशू लेके आते हैं, फिर हम पब्लिक के पास जाते हैं, पब्लिक एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, पब्लिक एप्लीकेशन भरती है, एप्लीकेशन पे अगर हमने पूरी अमाउंट मंगा ली है तो पूरी अमाउंट आ जाती है, अदरवाइज हम अलॉटमेंट करते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस होता है। द इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स अप्लाई फॉर द डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। तो ये पहली स्टेज जैसे शेयर्स में होता है वैसे ही होता है, प्रोस्पेक्टस के बेस पे वो अप्लाई करते हैं। The company may either ask for the entire amount to be paid on the application or by means of installments on application, on allotment and on various calls। तो जैसे मैंने बताया दोनों तरीके हो सकते हैं, सारा का सारा आप एक ही बार में भी मंगा सकते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, या फिर 2 इंस्टॉलमेंट में भी आ जाता है कि कुछ एप्लीकेशन में और कुछ अलॉटमेंट के टाइम पे, या फिर कॉल्स भी हो सकती हैं। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। तो शेयर्स के केस में हमने देखा था कि हम एट पार भी इशू कर सकते हैं और एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं, बट शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं एक्सेप्ट फॉर सर्टन कंडीशंस। लेकिन डिबेंचर्स के केस में ये चीज़ नहीं होती है। डिबेंचर्स को हम एट पार भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इशू इसलिए नहीं करते कि उससे हमने पैसा रेज करना है। कई बार हम कंसिडरेशन उसकी नॉन कैश भी हो सकती है। जैसे सपोज कंपनी ने कुछ एसेट्स खरीदे और एसेट्स की पेमेंट कैश में करने की बजाय उसके बदले में डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो उसका एडवांटेज क्या होगा, कंपनी को एसेट्स मिल गए और जिसने कंपनी को एसेट सेल किए हैं उसको उसके बदले में एक एसेट मिल गया जो उसको रेगुलरली इंटरेस्ट पे करता रहेगा। और डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार हम डिबेंचर्स एक्चुअल में इशू नहीं करते अमाउंट पे, बट एज ए कोलेटरल दे देते हैं। जैसे सपोज हमने किसी से कोई लोन लिया तो उसके बदले में हमने पेमेंट जो है गारंटी करने के लिए एक तरह से डिबेंचर्स इशू कर दिए। और जनरली इस तरह के केस में डिबेंचर्स कौन से इशू होते हैं, कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, सिक्योर डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, कि अगर डायरेक्ट पेमेंट ना मिले तो उनका पहला चार्ज होता है कंपनी के एसेट्स के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से भी हम अपने डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि अगर डिबेंचर एट पार इशू होता है तो हम जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे। डिबेंचर्स आर सेड टू बी इशूड एट पार व्हेन देयर इशू प्राइस इज इक्वल टू द फेस वैल्यू। तो जब हम 10 रुपए की चीज़ 10 रुपए में या 100 रुपए की चीज़ 100 रुपए में देते हैं तो उसको हम क्या देते हैं, इशुएंस एट पार। तो जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी,
इफ़ द होल अमाउंट इज़ रिसीव्ड इन वन इंस्टॉलमेंट, तो सपोज़ हमने इंस्टॉलमेंट में एक ही इंस्टॉलमेंट में मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारा पैसा माँग लिया। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? एक तो एप्लीकेशन मनी की एंट्री होगी और एक जब हम अलॉट करेंगे उसकी एंट्री होगी। तो उस केस में हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है, उससे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगी और क्रेडिट हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बार इशू करना, कोई फर्दर पैसा तो लेना नहीं है, तो एक ही बार में हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और जब हम एक्चुअल में अलॉटमेंट करते हैं तो सेम अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो इससे ये क्लोज हो जाता है और डिबेंचर अकाउंट जो भी उस कंसर्न अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाती है। तो इससे हमारी बुक्स में डिबेंचर्स के नाम पे एक अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हो जाता है और ये अकाउंट हमारा खत्म हो जाता है और एक तरफ से हमारे पास बैंक की पेमेंट आ जाती है। ठीक है। दूसरा केस करते हैं डिस्कस, जब हम डिबेंचर दो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, मतलब कुछ एप्लीकेशन मनी में लेंगे और कुछ अलॉटमेंट के टाइम पे लेंगे। तो उस केस में नेचुरल सी बात है, कुछ मनी हमारे पास एप्लीकेशन में आएगी तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ एप्लीकेशन अकाउंट यूज होगा क्योंकि अब हम अलॉटमेंट करेंगे। अब जब इसको एडजस्ट करेंगे एप्लीकेशंस को, तो क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करके इसको क्लोज कर देंगे और डिबेंचर्स अकाउंट में एंट्री क्रेडिट हो जाएगी। तो ये तो जितना पोर्शन हमने एप्लीकेशन तक मिलना था वो मिल गया। अब हम अलॉटमेंट पे मनी ड्यू करेंगे, तो उसके लिए डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट अब हम डेबिट करके डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो गया और उधर हमारा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में मनी हमने ड्यू कर दी। और जब हमें रिसीट हो जाती है वो मनी, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, जिससे ये अकाउंट क्लोज हो जाता है और हमारा पैसा बैंक में आ जाता है। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा केस जब हम दो इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। और अगर सपोज हम मोर देन टू इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, मतलब हम कॉल्स भी यूज करते हैं, तो उस केस में एडिशनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी? पहली तो सेम रहेगी जो हमने पीछे पड़ी थी सेकंड केस में। तीसरे केस में क्या होगा, अब जब क्योंकि हमने कुछ पैसा छोड़ रखा है तो हमारी जितनी भी कॉल्स होंगी तो सिमिलरली हम कॉल अकाउंट्स को डेबिट करके डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करते रहेंगे। और जब पेमेंट मिल जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कंसर्न्ड कॉल अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगी। तो एक अगर है तो फर्स्ट कॉल, अगर दो है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल करके हम खत्म कर देंगे। ठीक है। ये सब वही प्रोसीजर है जो हम इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल पे करते थे। Similar entries may be made for the second call and final call. However, normally the whole amount is collected on application or in two installments, that is application and allotment. अब नॉर्मली ये लोन है, डेट है, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा नहीं खींचते हैं। जनरली एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारा मांग लिया जाता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैक्सिमम दो एप्लीकेशन मतलब दो स्टेजेस में मांग लिया जाता है, एप्लीकेशन स्टेज पे और अलॉटमेंट स्टेज पे। ठीक है। तो आई होप अब आपको ये एंट्रीज एट पार कैसे करते हैं क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं इशुएंस एट डिस्काउंट पे, कि डिस्काउंट पे जब इशू करते हैं तब क्या करते हैं। सो व्हेन अ डिबेंचर इज इशूड एट ए प्राइस बिलो इट्स नॉमिनल वैल्यू, इट इज सेड टू बी इशूड एट ए डिस्काउंट। ये आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल ₹100 डिबेंचर्स इशूड एट 95, ₹5 बीइंग अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट अमाउंट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये नई चीज़ आती है, जब भी हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हमें नेचुरल सी बात है डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ेगा, वो हमारा एक्सपेंस होता है। तो अकाउंट हम यूज़ करते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। The discount on issue of debentures account can be written off either by debiting it to the security premium reserve account, if any, or to the profit and loss account. तो जब हम बाद में, ये अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन प्रैक्टिकल्स में भी, कि जब हम इसको बाद में डिस्काउंट है तो इसको कहीं तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने इशुएंस ऑफ शेयर्स के टाइम पे डिस्कस किया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हम जस्ट 5 केसेस में ही यूज कर सकते हैं। उसमें से एक केस था कि जब हम सिक्योरिटीज को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तब इसको यूज किया जा सकता है। तो इस केस में सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होती है, अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है तो हम सबसे पहले उसमें इस अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करके डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अगर ये नहीं है हमारी बुक्स में तो हम फिर सीधा P&L अकाउंट को डेबिट करके इसको क्लोज कर देते हैं। रेस्ट ऑफ द जर्नल एंट्रीज आर सेम। अब जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो सिर्फ ये एक एडिशनल एंट्री होती है डिस्काउंट की, बाकी सब एंट्रीज जो हमने पीछे पढ़ी वैसे ही होंगी। The Companies Act 2013 does not impose any restrictions upon the issue of debentures at a discount. तो जैसे हमने देखा था कि कंपनीज एक्ट जो है शेयर्स के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप उसको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट
डिबेंचर्स के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। A debenture is said to be issued at a premium when the price charged is more than its nominal value. For example, the issue of 100 debentures issuing for 110 being the premium. The amount of premium is credited to securities premium reserve account. अब ये तो आप जानते हैं, जैसे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में भी पढ़ा था कि जब भी हम कुछ प्रीमियम लेते हैं तो एक कॉमन अकाउंट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो इसमें ये क्रेडिट हो जाएगा और ये हमारा बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में शो होता है, ये हम पहले से ही देख चुके हैं। रेस्ट ऑफ द जर्नल एंट्रीज आर सेम, और बाकी सब वही जैसे हमने पीछे करी थी सेम वही जर्नल एंट्रीज रहती हैं। तो आई होप अब आपको सारी क्लैरिटी होगी कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ये जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट समझे हैं इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है ABC लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन and remaining amount on allotment. The public applied for 9,000 debentures which were fully allotted and all the relevant allotment money was duly received. Give journal entries in the books of ABC Limited. अब ये एक टिपिकल सिंपल सी एग्जांपल है। इसमें अब आप देखिए कैसे हम डिबेंचर्स को डिनोट करते हैं। डिबेंचर्स को डिनोट करने के लिए हम उसकी जो इंटरेस्ट होता है वो उसके आगे बताते हैं। तो ये सिंपल डिबेंचर्स नहीं लिखा जाता, 12% डिबेंचर्स, इसका मतलब है इसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 12% मिलेगा। दिस इज हाउ वी राइट डिबेंचर्स। अब कंपनी ने क्या किया, 10,000 डिबेंचर्स के लिए ₹100 ईच पे एप्लीकेशंस इनवाइट करी और कंपनी के पास आई 9,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस, ठीक है, विच वर फुल्ली अलॉटेड। तो ये पूरा अलॉट हो गया इनको। और इसकी पेमेंट कैसे है, ₹30 एप्लीकेशन है, बैलेंस जो है ₹70 वो अलॉटमेंट पे होनी है और सारी अमाउंट्स रिसीव हो गई हैं एज पर क्वेश्चन। तो अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन अमाउंट की, तो ₹30 पर शेयर के हिसाब से 9,000 डिबेंचर्स पे हम एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और ₹30 के हिसाब से 2,70,000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी और हम यूज़ कर देंगे क्रेडिट अकाउंट करने के लिए टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये सेम अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो ये अकाउंट फर्दर डेबिट हो जाएगा विद द सेम अमाउंट। तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया और पैसा पार्क हो जाएगा टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट में। तो हमारी बुक्स में अब ये 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रिएट हो गए और पैसा बैंक अकाउंट में आ गया। अब हमें ₹70 मिलने हैं अलॉटमेंट पे, तो अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए हम 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, इस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। अब ₹70 है 9,000 डिबेंचर्स पे, तो ये आपका आ जाएगा 6,30,000 और 12% डिबेंचर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया विद द सेम अमाउंट, ठीक है। तो हमारा डिबेंचर्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ पैसे लेने हैं इस डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट पे। तो जब हमें पैसे मिल गए तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया विद द 6,30,000 और ये वाला अकाउंट 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया विद द सेम अमाउंट और ये अकाउंट क्लोज हो गया। तो हमारी बुक्स में बैंक अकाउंट में पैसे आ गए और हमारा 12% डिबेंचर अकाउंट क्रिएट हो गया बुक्स में, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये सिंपल एग्जाम्पल से एक जर्नल एंट्रीज क्लैरिटी आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। टीवी कंपोनेंट्स लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% पेबल एज फॉलोज। तो इस केस में 5% डिस्काउंट है, एप्लीकेशन में ₹40 और अलॉटमेंट में 55, तो टोटल 95 हमने कलेक्ट कर लिया और ₹5 डिस्काउंट दे दिया। शो द जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग दोज फॉर कैश अज्यूमिंग दैट ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वर ड्यूली कलेक्टेड, ठीक है। तो अब हम फिर से जर्नल एंट्रीज करेंगे। इस केस में हमने 10,000 एप्लीकेशंस मंगवाई थी और 10,000 हमारे पास आ गई हैं, 12% डिबेंचर्स, ₹5 डिस्काउंट है। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा ₹4 लाख से, ₹40 पर शेयर के हिसाब से 10,000 डिबेंचर्स पे ₹4 लाख ड्यू बनते हैं एंड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में सेम अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। अब अलॉटमेंट पे हम ये इशू कर देंगे तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, तो ये क्लोज हो गया विद 4 लाख और 12% डिबेंचर अकाउंट हमारा ओपन हो गया। अब हम अलॉटमेंट पे जब ड्यू की एंट्री करेंगे तब डिस्काउंट भी अकाउंट फॉर करेंगे। तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हमने बैलेंस ₹55 यानी 5,50,000 से डेबिट कर दिया। अब ₹5 जो डिस्काउंट दिया था उसके लिए हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इशू किया, उसको डेबिट कर दिया
विद 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल ये 6 लाख डेबिट हो गया और 12% डिवेंचर्स अकाउंट में हमारा ये 6 लाख क्रेडिट हो जाएगा। तो बुक्स में हमारे डिवेंचर्स की फेस वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है और जो डिवेंचर को इशू करने की जो डिस्काउंट था वो हमने इस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब हमें ये पेमेंट मिलेगी तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5,50,000 से और 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारे पास ये बचा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब ये हम राइट ऑफ करते हैं एट द ईयर एंड। तो अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है तो वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद 50,000 से, अदरवाइज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको डिबेंचर्स को जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तब क्या एंट्रीज करते हैं वो भी समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। XYZ Industries Limited issued 2000 10% debentures of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per debentures payable as follows. तो एप्लीकेशन पे 50 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 60 रुपीज़। द डिबेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो अब देख लेते हैं प्रीमियम के केस में जब हम क्या एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे हम वही एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा विद 1 लाख रुपीज़। 2000 डिबेंचर्स हैं एट ₹50 और 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद द सेम अमाउंट। अब अलॉटमेंट के ऊपर हम ये एंट्री रिवर्स कर देंगे तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ से, तो ये क्लोज हो जाएगा और हम ट्रांसफ़र कर देंगे मनी को टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हम अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट पे हम प्रीमियम रिसीव कर लेंगे। तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया विद 1,20,000 जिसमें 10 रुपीज़ प्रीमियम है। 10% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद 1 लाख रुपीज़, तो 50 रुपीज़ हमारा इसमें चला गया और जो 10 रुपीज़ का प्रीमियम है वो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 20,000। ठीक है, तो ये हमारी सारी एंट्री अलॉटमेंट की होगी। अब हमें अमाउंट मिल जाएगी तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे विद 1,20,000 और 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद द सेम अमाउंट। तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको तीनों केसेस में एंट्रीज हम कैसे करते हैं ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, वो इक्विटी शेयर से कैसे डिफरेंट होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर्स होते हैं जो हम इशू करते हैं, और एंड में हमने डिस्कस किया कि जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो कैसे की जाती हैं अगर हम इशू करते हैं डिबेंचर्स को एट पार पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे। और एंड में हमने एग्जांपल्स के थ्रू ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।